तो दोस्तों एक चीज छूट गई थी आईपीसीसी में, एक और काम करता है कि डेवलपिंग इन्वेंट्री मेथड, कि क्या इन्वेंट्री मेथड होनी चाहिए, किस मेथड से हमें इन्वेंट्री कंट्रोल करनी चाहिए और किस मेथड से इन्वेंट्री को कैलकुलेट करनी चाहिए, ताकि जो भी रिपोर्ट हम सबमिट करें यूएनएफसीसी को, जो भी गवर्नमेंट रिपोर्ट सबमिट करेगी तो ये क्या करेगी, उस मेथड से चेक कर सकती है। और दूसरा आईपीसीसी का बहुत अच्छा काम ये हो जाता है कि ये प्लानिंग में बहुत काम आता है, क्योंकि ये रिपोर्ट सबमिट करती है और ये क्लियर पिक्चर बताती है हमारे क्लाइमेट चेंज पे। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्लाइमेट चेंज पे क्या हमें प्लान बनाना चाहिए, ये काफी क्लियर हो जाता है हमारा आईपीसीसी के काम से। अब जरा पढ़ते हैं ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, तो ग्रीन इकोनॉमी मतलब क्या, कि लो कार्बन इमिशन हो। लो कार्बन इकोनॉमी है मतलब, लो कार्बन इकोनॉमी का मतलब ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी RWE, रिन्यूएबल एनर्जी से ज्यादा उत्पादन हो रहा है एज कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, जैसे कि आप जर्मनी को बोलें तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स हैं, हमारे सोलर प्लांट्स हैं, तो उनकी इकोनॉमी लो कार्बन इकोनॉमी है। ठीक है, छोटा सा कंट्री भी तो है। उसके बाद यदि बात करें तो ग्रीन पॉलिसीज़ हों, जैसे इंडिया में हमारा नेशनल सोलर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है, सोलर अलायंस हो गया। विंड एनर्जी पे हम जो बात कर रहे हैं, इससे हम 100 गीगावाट लेने वाले हैं, विंड से हम 60 गीगावाट लेने वाले हैं। तो इस तरह की ग्रीन पॉलिसीज आए वर्ल्ड में, ताकि हमारा मिटिगेशन हो पाए CO2 का। उसके बाद हमारी बिल्डिंग जो बने वो ग्रीन बने, पीछे पड़ा है। कमर्शियल बिल्डिंग यदि ग्रीन बनती हैं तो उनकी 20 से 30% जो नीड है एनर्जी की वो कम हो जाती है, तो उतना हमें कोल नहीं जलाना पड़ता, उतना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं होता हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो, फॉरेस्ट और फिशरीज पे हम ज़्यादा ध्यान दें, जैसे हम पास्ट में ध्यान देते थे, इस तरह से। अब ज़रा एक चीज़ और है कि बात ये हुई कि डेवलपमेंट हुआ है तो इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। तो आप तो जरा वैल्यू तो लगा रहे हो कि डेवलपमेंट हुआ है तो इतना हमारा इतना ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, ये ट्रिलियन हो गया, वो ट्रिलियन हो गया। तो भाई इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ है तो उसका भी तो कॉस्ट है। अच्छा दोस्तों, ढंग से बात करते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं ये तो नेचर से आया हुआ है, चाहे ये ब्लैक बोर्ड हो, चाहे ये मेज़ हो, कुर्सी हो, ये कपड़ा हो, जो भी चीज़ है नेचर से आया हुआ है। तो नेचर से ही तो आया हुआ है, तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली। जो यहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग हैं, मैं खिलाफ नहीं हूँ कैपिटलिज्म के, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं ये, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, नेचर से सामान को उठा रहे हैं, उसको प्रोसेस करके बेच रहे हैं। ठीक है, और ऐड के थ्रू, ऐड ठीक है, मैं ये नहीं कहता ऐड मत करो, ऐड के थ्रू क्या कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और ब्रेन वॉश करने के साथ ये हो रहा है कि कंज्यूमरिज्म इंक्रीज हो रहा है। मेन प्रॉब्लम तो ये है ना, कंज्यूमरिज्म इंक्रीज हो रहा है। आप जब मॉल में जाते हैं तो सामान आपके सामने रख दिया जाता है, जाते हैं आप एक चीज़ खरीदने के लिए और खरीद के लाते हैं 50 चीज़ें। तो यही तो हुआ ना कंज्यूमरिज्म, जरूरत एक चीज़ की खरीद रहे हो 50 चीज़ें, जब नहीं जरूरत तो क्यों खरीद रहे हो भाई। तो खरीदने से पहला चीज़ तो ये आ रही है कि आपको टेंशन तो हो ही रहा है, दिमाग में टेंशन तो इंक्रीज हो ही रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा चीज़ खरीद ली तो पैसा भी तो कमाना पड़ेगा, तो आपका वर्किंग आवर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वर्किंग आवर बढ़ने के साथ क्या क्या होगा कि जो भी चीज़ आई है नेचर से आई है, तो कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट हो रहा है तो इन्वायरमेंट डिग्रेड तो हो ही रहा है ना। तो आप इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हो। तभी तो गांधी जी ने कहा भाई कि ये दुनिया बहुत सफिशिएंट है जरूरत के लिए, लालच के लिए बिल्कुल नहीं है। किसी ने कहा है लालच तो फकीर की भी, राजा की भी पूरी नहीं होती, लेकिन नीड और ज़रूरत एक फकीर की भी पूरी होती है। हम धीरे धीरे लालची बनते जा रहे हैं। और एक जगह यदि बात करें तो इंडिया में वो जगह बची हुई है, वो है इसके गांव, 6 लाख विलेज। तो यदि इनको हम बचा लें, तो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है इंडिया पे, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और हम जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, डेवलपमेंट एक्टिविटी बढ़ रही है और हम कंज्यूमरिज्म के शिकार होते जा रहे हैं। कंज्यूमरिज्म के शिकार, जैसे हम फेसबुक के शिकार हो रहे हैं दोस्त। नहीं मन होता है तब भी फेसबुक खोल लेते हैं, ठीक है, नहीं मन हो तभी व्हाट्सएप कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा शिकार, ये होता है हमारी आदत जो बनती जाती है टाइम के साथ। उसके इनडायरेक्टली हमारा क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो करें क्या करें सर, क्या करें ये भाई, जितनी जरूरत है उतनी सामान खरीदो, ज्यादा है डोनेट कर दो। ठीक है, इससे आपका टेंशन भी बचेगा, माथा पच्ची भी बचेगी कि इतना पैसा कमाना है, नहीं कमाऊंगा। और दूसरी चीज इन्वायरमेंट भी सेव होगा। तो वही है कि कितना कॉस्ट है। यूरोपियन यूनियन और जर्मनी ने इसको लॉन्च किया है,
बर्बाद तो भाई लोगों ने शुरू किया था, यूरोपियन यूनियन इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी, अब लॉन्च कर रहे हैं, देखो भाई कितना पैसा मिलता है बायोडाइवर्सिटी सेव करने से, ठीक है। खैर जो भी बात है, तो ये अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी की कि कितना इकोनॉमिक बेनिफिट क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी सेव करने से, और क्या ग्रोइंग कॉस्ट है यदि हम बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहे हैं तो क्या क्या हमारा कॉस्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये दो काम है इनका, इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी में। अब जरा बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। ये दो टॉपिक यदि हम बात करेंगे कि हम राइस को इंटेंसिफिकेशन तरीके से हम पैदा करेंगे और शुगर केन को भी पैदा करेंगे, लेकिन इनपुट कम होगा, आउटपुट ज्यादा होगा। मतलब मोटो क्या है, मोर फ्रॉम लेस। हम मोर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इसका इनपुट डालेंगे कम। अच्छा, ये आपके गन्ना, शुगर केन और चावल की ही बात क्यों हो रही है, गन्ने और चावल की ही बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये दोनों जो फसल है ना, वाटर इंटेंसिव ये क्रॉप है हमारी, यहाँ पे ज्यादा पानी लगता है, ठीक है, ज्यादा इनमें हमें इनपुट डालना पड़ता है। ज्यादा इनपुट डालने से क्या हो रहा है, ज्यादा इनपुट डालने से पहली बात तो हमारा जो नाइट्रोजन है ये लीच होकर ग्राउंड वाटर में जा रहा है, लेक्स में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, यूट्रोफिकेशन कर दे रहा है, और वहां की स्पीसीज मर रही हैं। पहला काम तो ये हो रहा है। अब ज्यादा वाटर लग रहा है तो तब क्या हो रही है, तो ग्राउंड वाटर में तो कंटिमिनेट हो रहा है भाई। ज्यादा वाटर हम निकालेंगे तो जो उसके अंदर पत्थर के अंदर फंसा हुआ है, जो एक्वाफर में हमारा पानी फंसा हुआ, तो जो पत्थर बना हुआ उसमें आर्सेनिक भी है, आर्सेनिक लीच होकर निकल जा रहा है, वो जाके वाटर पॉल्यूट कर रहा है, कंटेमिनेशन हो रहा है। तो मेडागास्कर जो एक हमारा जगह है, ये आपके ईस्ट में मिलेगा, आपके अफ्रीका में, यहाँ पे FR हेनरी डी लॉन इन्होंने बनाया। मेडागास्कर सबसे ज़्यादा आप कहें तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इकोसिस्टम का लॉस जो हुआ है वो मेडागास्कर में हुआ है। बहुत हरा भरा था और इसको काट के बर्बाद कर दिया इसको, मेडागास्कर को। तो दोस्त बात करें राइस कैसे इंटेंस हम प्रोड्यूस करेंगे, तो ये भाई कोई फिक्स्ड स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई फिक्स चोक्स नहीं है कि भाई हम करेंगे नहीं। कैसे करोगे, जो पुराना तरीका है यार, सॉइल फर्टिलिटी को मैनेजमेंट कर लो, प्लानिंग मेथड से नर्सरी को मैनेजमेंट कर लो, वेस्ट को कंट्रोल कर लो, कम वाटर को यूज करो, फ्लड इरिगेशन ना करो यार, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन करो, इससे हो जाएगा काम। तो इससे क्या हो रहा है कि 20 से 25% हमारा इनपुट कम जा रहा है और 20 से 30% हमारा यील्ड इंक्रीज कर जा रही है। तो ये हमारे फायदे हो रहे हैं। शुगर केन में देखते हैं, शुगर केन का भी प्रिंसिपल क्या है, मोर फ्रॉम लेस। तो हम क्या करेंगे, कम सीड को यूज करेंगे, ज्यादा स्पेस में बोना है तो क्या करेंगे, वाइडर स्पेस देंगे उनको, उनके न्यूट्रिएंट को मैनेजमेंट करेंगे, वाटर मैनेजमेंट करेंगे, और हमारा यील्ड क्या हो जाएगा, 25 से 30% हमारा इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।